3 मई को सबसे पहले वहाँ पे जो चरवाहे थे, जो अपने जानवरों को चरा रहे थे, उनको खबर मिली कि आज बंदूकें ले लेकर कौन लोग घुस रहे हैं यहाँ। उन लोगों ने भारतीय सेना को सूचित कर दिया कश्मीर के। उन लोगों ने भारतीय सेना को सूचित कर दिया कि भैया ये जो बंदूकें ले लेके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या समस्या है। 3 मई को ये चीज़ हुई और 5 मई को हमने कुछ जवानों को भेजा वहाँ पे सर्चिंग के लिए कि देखो कौन लोग है, क्या है क्या नहीं। भारतीय सेना ने पहुँचा और दुर्भाग्य से उन 5 लोगों को इन सालों ने क्या करा, कब्जे में कर लिया, पकड़ लिया और पकड़ के उनको बहुत हद तक प्रताड़ित किया, लपक के प्रताड़ित किया, खतरनाक। उनके कान काट दिए, उनके कई सारे अंग काट दिए, सिगरेटों से उनको चुबाया, मतलब जितना वो कर सकते थे उन्होंने उनको प्रताड़ित करा। और दुर्भाग्य से वो पाँचों जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए। ये जो घटना हुई, ये घटना सीधी से युद्ध की घोषणा थी। काय की घोषणा थी भैया? 50 तरीके के आपको वेबसाइट्स बता देगा, 50 तरीके का आंसर्स दे देगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मगर ChatGPT अलग है थोड़ा सा। ये अलग है कि आप इसके लिए जो समस्या बताते हैं, इससे जो प्रश्न पूछते हैं, ये उसका एग्जैक्ट आंसर देता है, बिल्कुल एक आंसर। अब इससे क्या बच गया? तो वीकली करंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह जो हमारा था, आज 30 तारीख है, 30 जुलाई, 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक का जो करंट है, हालांकि 29 जुलाई को कल ही मैंने पूरा एक इंडेक्स निकाला, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसमें नहीं ले पाया, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और वो है टाइगर जो सेंसस है, उसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से आ चुकी है, पूरी रिपोर्ट राज्यभर सूची आ चुकी है और पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। तो वो अपन खैर बाद में लेंगे, बाद में अलग से उसके लिए वीडियो बनाएंगे। 29 तारीख का वही एक पार्ट छूटा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो टाइगर हैं वो 526 से बढ़ के हो गए 785, 785, है ना। तो बहुत ज़्यादा टाइगर हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं। मगर एक समस्या भी है कि जंगल जो है टाइगर के लिए वो भी कम पड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये भी एक समस्या भी आई है सामने। पूरी रिपोर्ट इसके तहत पूरी के पूरा एक वीडियो अलग से बना देंगे। शुरू करते हैं 23 जुलाई से 29 जुलाई के बीच के जो टॉप 10 घटनाएं करंट की हैं, वो बिना देर करे शुरू करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देर हो चुकी है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगीन भारत बी बिल्ट? ये है नया प्रश्न। और नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई और लखनऊ, ये कई सारे आप इसमें ऑप्शन 4 देख रहे हैं, कहाँ किया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो युगे युगीन भारत जो म्यूज़ियम है, इसके बनाने की घोषणा कुछ महीने पहले ही हो चुकी है। मगर क्या है, अभी एक इवेंट था, प्रधानमंत्री जी एक इवेंट में थे, उस इवेंट का नाम था IECC इवेंट। ये IECC इवेंट जो था, इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक होलोग्राम जारी किया। होलोग्राम आप नीचे देख पा रहे हैं, एक प्रकार की डिज़ाइन जारी की है। और ये डिज़ाइन है किससे रिलेटेड? ये डिज़ाइन है युगे युगीन भारत नाम का हम जो म्यूज़ियम बना रहे हैं, इससे रिलेटेड। याद रखेगा, युगे युगीन भारत, ये म्यूज़ियम जो बन रहा है, ये म्यूज़ियम कहाँ बन रहा है, कहाँ बनाने का तैयारी इसको? तो नई दिल्ली में ये बन रहा है, इसको आप याद रखेगा। ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसका इस प्रकार का ही बनेगा। इंटरेस्टिंग बात कुछ जानने लायक है। पहली चीज़ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम होगा, इस चीज़ को याद रखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो हम बना रहे हैं वो है युगे युगीन भारत। इसके एरिया की अगर मैं बात करूं तो 1.7 लाख 1.17 लाख मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, किलोमीटर वर्ग किलोमीटर मत कर देना, वर्ग मीटर में फैला हुआ ये म्यूजियम होगा। 1.17 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ ये म्यूजियम होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि 950 कमरे होंगे दोस्तों इसमें। कितने कमरे होंगे? 950 कमरे इसमें बनाए जाएंगे। और ये जो 950 कमरे हैं, याद रखिएगा, कितने खंडों में डिवाइड होंगे? कई बार ऐसे प्रश्न में आते हैं, तो ये 8 खंडों में 8 पार्ट में डिवाइड होंगे। 8 पार्ट जो हमारे इतिहास से रिलेटेड है। इस म्यूजियम में प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम लगभग 5000 साल का जो भारत हमारा है, पिछले 5000 साल का जो भारत का इतिहास रहा है, उसके पार्ट्स को इसमें शामिल करेंगे। 5000 साल, 5000 साल का मतलब आपको पता है, आप चले जाओगे कितना पीछे? आप चले जाओगे लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में। कहाँ चले जाओगे? सिंधु घाटी सभ्यता में आप चले जाओगे। तो वहाँ से लेके, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास से लेके, तो मौर्य वंश, गुप्त वंश, महाजनपद काल के कुछ शासक, इसके अलावा आपका चाहे आप बात करें मुगल वंश की बात करें, उसको भी इसमें रखा जाएगा, है ना। मध्यकाल इसमें रखा जाएगा। आधुनिक भारत, जब पुर्तगाली और इंग्लैंड वाले और ये लोग जब भारत में आ गए, तो उस काल को भी इसमें रखा जाएगा। साथ साथ
आज़ादी की ये जो शुरुआत के हमारे जो आज़ादी का ये वाला जो पूरा 100 साल रहे हैं 1901 से लेकर 2000 तक का जो टाइम पीरियड रहा है, इसकी भी कई सारी झलकियाँ इस म्यूजियम में रखी जाएंगी। मतलब भारत का कितने वर्षों का इतिहास रखा जाना है इसमें? लगभग 5000 वर्षों का इसमें इतिहास रखा जाना है। जो कितने कमरों में रखा जाएगा? 950 कमरों में 8 खंडों में ये डिवाइड होगा, याद रखेगा। इसका एरिया कितना है इसको याद रखेगा, 1.117 लाख वर्ग मीटर इसका क्षेत्र है। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? नई दिल्ली में। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इसको एक नाम दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे कहा गया है भारत का मंडपम। क्या कहा गया भैया? भारत का मंडपम। मंडपम मतलब वही मंडप है ना, याद रखिएगा, भारत का मंडप, भारत का मंडपम किसे कहा गया है? इस म्यूजियम का, जिसका नाम क्या है? युगे युगीन भारत। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। इसको आप याद रखेगा, है ना। और तमाम डिटेल मैंने इसके बारे में आपको दे दी है। इस कन्वेंशन जो सेंटर था ICC, इसके उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, मुख्य बात पे आते हैं। और मुख्य बात है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला लिया है? दोनों में से कौन प्रधानमंत्री लग रहे हैं आपको? ये वाले लग रहे हैं, उधर वाले लग रहे हैं? ठीक है, चलो दोनों में बताता हूँ भैया आपको। देखो क्या है, दोनों ही प्रधानमंत्री हैं, एक बाप है और एक बेटा है। मतलब क्या? मतलब ये कि अभी जो प्रधानमंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो ये वाले भाई साहब है। इनका नाम है हुन सेन। ये है हुन सेन। कौन है ये? हुन सेन। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, और रिकॉर्ड ये बनाया कि ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? कंबोडिया। कहाँ के भैया? लगभग 38 वर्षों से ये प्रधानमंत्री है। कितने ईयर से? 38 सालों से। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला व्यक्ति किसी दुनिया में किसी देश का। कौन? हुन सेन। कौन? कंबोडिया का हुन सेन, जो लगभग 38 साल तक रहे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है, और जो इस्तीफा दिया है उन्होंने इस्तीफा देते हुए बोला है कि भैया अब मेरा जो लड़का है वो प्रधानमंत्री बनेगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? उनका लड़का, और इसका नाम है हुन मैनेट। क्या नाम है भैया? मतलब अभी भी जो प्रधानमंत्री रहेगा देश का, वो कौन रहेगा? इनका लड़का रहेगा। आगे ना कहानी समझ, मतलब एक ही परिवार लगभग 40 साल 38 सालों से यहाँ राज कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो बीच में जो भाई साहब मैंने दे रखे हैं ना, ये है कंबोडिया के राजा। कौन है भैया? ये राजा है, किंग है, याद रखे, किंग राजा है ना, नोरोडोम सिंहानेक। हालांकि इनके बारे में पहले बता भी चुका हूँ, एक बात बताई थी कि आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, बता चुका हूँ, दुनिया में क्षेत्रफल में पैदा हुआ सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है। कहाँ पे है? कंबोडिया में, एक दूसरे देश में, कंबोडिया में। और इसका नाम क्या है भैया? अंकोर वाट का मंदिर। कौन सा है ये? अंकोर वाट। याद रखिएगा, पहले वीडियो भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे इसका। अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, याद रखिएगा। और ये किस देश में है? कंबोडिया में। कंबोडिया का प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे रहे हैं। और कौन बनेगा नया प्रधानमंत्री? हुन मैनेट। और ये कौन है? इनके ही पुत्र। फिर एक और चीज़ आती है इस प्रकार से करंट में, क्या आ जाती है? कंबोडिया की राजधानी, हालांकि पहले बता चुका हूँ, क्या है भैया? नोम पेन। क्या है कंबोडिया की राजधानी? नोम पेन। ये कंबोडिया की राजधानी है। तो तमाम चीजें यहाँ पे हो गई है। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन, जो इस्तीफा दे रहे हैं। इनकी जगह पे कौन प्रधानमंत्री बनेगा? इनका लड़का, जो कि इसका नाम है हुन मैनेट। फिर बात करें कंबोडिया के राजा कौन है? नोरोडोम सिंहानेक। इसके अलावा बात करें कंबोडिया के प्रधानमंत्री कितने वर्षों से बैठे हुए थे गद्दी पे? 38 वर्षों से। और दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में है? क्या नाम है उस मंदिर का? अंकोर वाट का मंदिर है, याद रखेगा। और कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नोम पेन है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए। इंडिया AI ने उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विद whom has India AI signed an MOU to promote emerging technologies? है ना, ये प्रश्न है। और यहाँ पे आपने देखा SpaceX, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, कई सारे पे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। जो प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भैया AI क्या है? AI का मतलब क्या है? एक तो यही परीक्षाओं में आता है सीधा सीधा। क्या है इसका फुल फॉर्म? बताओ क्या है भैया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक तो इंटेलिजेंस, ठीक है। एक तो ये जो है ये हो गया इसका फुल फॉर्म, ठीक है, याद रखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का फुल फॉर्म है। इसको हम लोग हमारी भाषा में हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं भैया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। मतलब देखो, एक मशीनों और इंसानों के बीच एक ही डिफरेंस था, और वो डिफरेंस ये था कि मनुष्य जो है वो सोच समझ के आंसर कर सकते थे, सोच समझ के विचार करके कोई काम कर सकते थे। मशीनों का ऐसा नहीं था। मशीनों में आपने सिर्फ ऑन ऑफ का बटन लगा रखा था, आपने ऑन किया मशीन चालू हो गई, ऑफ किया मशीन बंद हो गई, खुद का उसमें कोई विवेक नहीं था।
मगर धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं टेक्नोलॉजीज में खुद का विवेक डेवलप कर रहे हैं, सिक्स्थ सेंस डेवलप कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो खुद के विवेक से काम करे, अपने हिसाब से काम करे कि भाई क्या चीज़ें पॉसिबल है, क्या चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़, जैसे रोबोटिक्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, कितनी जोरदार चीज़ें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बात करूँ, आपने रोबोट्स को देखूंगा अभी जो AI के ऊपर आधारित, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि मैं आपको एक बेसिक सा उदाहरण देता हूँ कि स्मार्टनेस का उदाहरण देता हूँ आपको। स्मार्टनेस से आप समझ जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। हम लोग हमारे घरों में अब एक AC लगाते हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अब AC लगवा दिया आपने, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, उसमें स्मार्टनेस क्या होती है? आजकल के जो AC आ रहे हैं उनमें स्मार्टनेस क्या है कि आपने अगर टेम्परेचर सेट कर दिया भाई 28 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, 20 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, 28 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो सबसे अच्छी बात उस AC की होगी कि अच्छा एक बात बताओ, अगर वो 28 डिग्री आपने सेट कर दिया रहना चाहिए टेम्परेचर, और वो चलता रहा मिनिमम, उसने जैसे मान लो 50 डिग्री टेम्परेचर है, वो 28 तक तो लेके आ गया टेम्परेचर, उसने कम कर दिया तापमान, मगर उसके बाद 27 कर दिया, 25 कर दिया, 20 कर दिया, 15 कर दिया, तो ठंड में जम जाओ, कुल्फी नहीं अपनी रात भर में, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, इसका स्मार्ट होना, क्योंकि रात में कौन उठेगा भैया 28 डिग्री हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, चलो बंद कर दें उठ के, ऐसा कौन करेगा। तब स्मार्टनेस क्या आ गई है AC में भाई। AC में स्मार्टनेस ये है कि जब 28 डिग्री टेम्परेचर तापमान हो जाता है कमरे का, तो वो AC अपने आप ही बंद हो जाता है, अपने आप ही ऑफ हो जाता है। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर वापस बढ़ता है, 29 हुआ वो फिर चालू हो जाएगा खुद, 30 हुआ फिर चालू हो जाएगा। आगे कहानी समझ, तो ये क्या है, ये स्मार्टनेस है। आगे कहानी समझ, तो सोचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये तो और ज़्यादा डेंजर है। और ज़्यादा डेंजर क्यों है, और ज़्यादा बेहतरीन क्यों है? क्योंकि ये तो बुद्धि ही है, और आपको पता है हमारी बुद्धि जब सोचो कितनी जोरदार चल सकती है, तो ये तो गलतियाँ नहीं करती, मशीन कभी गलतियाँ नहीं करती है ना, याद रखिएगा। इनमें हाँ कभी बाई चांस कोई गलती हो सकती है, मगर जनरली मशीन जो है वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट वर्क करती है ना। किसी प्रकार की त्रुटियों की संभावना इनमें कम होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका ज़माना आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है दुनिया में, है ना। आपने अभी ChatGPT अगर सुना हो, एक वर्ड ChatGPT अगर आपने सुना हो, तो ChatGPT पता है किसी को क्या होता है इसका मतलब, ये क्या होता है, क्या करता क्या है, इसका अर्थ अगर पता हो। ChatGPT अगर आपने सुना हो, क्या मतलब है इसका, एक सीधी भाषा में हम कहें कि क्या मतलब ChatGPT क्या है, पता है किसी को? बताओ, चलिए मैं बताता हूँ क्या है, बता देता हूँ क्या है। बता देता हूँ ना, इसका अलग से भाई से लगेंगे, और अलग से देके जाना भाई से 10-10 रुपये, हाँ है ना। देखो क्या क्या अंतर है ChatGPT और सामान्य चीज़ों। ChatGPT क्या है, चैट तो समझ में आती है, सभी करते होंगे, और इसलिए भी चेहरे पे तुम्हारे थकान लगती, क्योंकि रात रात में चैट करते होंगे। कौन कौन करता है तुम में से रात रात में चैट, बताओ, सही बताओ। वो मनोज कह रही हो तो 2-3 बजे तक जागे तू रात में, है उस हो जा तो को मोबाइल लेके चैट करवा लग जाए, तो नहीं करे, ठीक, कोई नहीं करता आप में से चैट, कौन तेज पीछे से उंगली कर रहे हैं, राम बाबू तेरे तरफ है, चैट करता है ये देख, और सुलाओ इनको, और सुलाओ इनको, ये खबर लीक कर रहे हैं, और यूनिवर्सल खबर लीक। भैया ये राम बाबू ये रात में जो चैट करता है 2 बजे तक थी, 2 बजे तक, एक तो 1 बजे तक तो तू जागता होगा उसके बाद ठीक है। और आप में से ऐसा तो कोई नहीं होगा भैया, देखो नहीं करते कोई भी चैट। अगर यूट्यूब पे कोई देख रहे हो तो ये हमारे बच्चे देखो कितने भोले भाले मार, इनके चेहरे ले आऊँगा आपको राक्षस जैसे लगेंगे, है ना, आपको लगेंगे क्योंकि ये करते होंगे चैट। यहाँ मना कर रहे हैं, भोले भाले से बन रहे हैं कि नहीं करते। चलिए कोई बात, ठीक है। चैट से मतलब ये है मेरा कि आपने किसी समस्या के लिए गूगल पे सर्च करा, जैसे आपने मोबाइल लेना है, आपने मोबाइल, या आपको कोई समस्या है, जैसे अभी तो खैर इतना डेवलप नहीं हो पाया ये, पर फिर भी आपको कोई समस्या, आपको प्रॉब्लम है कि जैसे मान लीजिए आपको मोबाइल लेना है। अब मोबाइल लेना है तो आपने बोला कि भैया इस सेगमेंट में इतनी रेंज वाला, या इस रेंज में इतने मेमोरी वाला, इतने फलाना चीज़ वाला कौन सा मोबाइल है। तो आपको कभी गूगल क्या करता है, 50 तरीके के आपको वेबसाइट्स बता देगा, 50 तरीके का आंसर्स दे देगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मगर ChatGPT अलग है थोड़ा सा, ये अलग है कि आप इसके लिए जो समस्या बताते हैं, इससे जो प्रश्न पूछते हैं, ये उसका एग्जैक्ट आंसर देता है, बिल्कुल एक आंसर। अब इससे क्या बच गया, आपकी ढूंढने खोजने की समस्याएं खत्म हो गई। ये एक प्रश्न आपने पूछा, उसका सीधा आंसर देगा ये उत्तर, मतलब ये उस पर आगे पीछे जाएगा ही नहीं। अभी क्या होता है, गूगल पे आपने सर्च करा, जैसे आपने गूगल पे आपने AI ही सर्च करा,
AI ही आपने गूगल पे सर्च करा तो गूगल AI के 4, 6, 10 तरह के मतलब बता देगा। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बता देगा, AI के मतलब आवारा इंसान भी बता देगा, AI का मतलब आदमी इनकम्प्लीट भी बता देगा, और पता नहीं क्या क्या बता देगा, आरी कहानी से, और ढेर सारी मूवी भी बता देगा, फोटो बता देगा। मगर चैट जीपीटी को पता है आप AI से सेंस आपका क्या है, आप क्या पूछना चाह रहे हो। वो AI का एग्जैक्ट आंसर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आपको 10 तरह का आंसर ही नहीं देगा। आरी कुछ कहानी सुना, ये कितनी डेंजर चीज़ है। ये इतनी डेंजर चीज़ है कि आप अगर इससे कुछ भी सर्च करोगे चैट जीपीटी, अगर चैट जीपीटी पे आप कुछ भी सर्च करोगे, करके देखना। मैं आपको बताता हूँ, ओपन AI चैट जीपीटी करके है, उस पर सर्च करना, आप देखो। हालांकि उसके पास मैंने करा है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ 2019 तक का ही उसके पास डाटा है, अभी वो इतना ज़्यादा अपडेट नहीं हुआ है, अभी उसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत ले रखा है ना। तो आप उस पर सर्च करोगे तो 2019 से पहले का जो डाटा होगा उसका आंसर देगा, मगर एक ही फॉर्म में आंसर देगा सीधा सा, क्या वो आपको 10 तरह के आंसर्स नहीं देगा। तो ये है चैट जीपीटी। आगे ना कहा सुनो, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। दुनिया बहुत डेंजर तरीके से आगे बढ़ रही है दोस्तों, बहुत ताकतवर तरीके से आगे बढ़ रही है। मेरे को नहीं पता आप कितना अपनी सोच को डेवलप कर रहे हैं, मगर दुनिया बहुत डेंजर तरीके से डेवलप कर रही है अपनी सोच को। इसलिए ना इन सम्मेलनों से बाहर हिटो। शादी, मांडे, सम्मेलन, इनसे बाहर हिटो। दुनिया में और भी कुछ रखा है, आ रही कहानी समझ में। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का फुल फॉर्म क्या है। अब भारत सरकार ने बोला कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में बढ़ रही है, हम कैसे पीछे रह जाएं। ठीक है, ये अलग बात है कि हमारे छोरे छोरियों ने तभी रुक जाना नहीं, में पीछे रह रहे हैं। पर सरकार ने कि अपन पीछे नहीं रह सकते भैया, अपने को कुछ करना पड़ेगा। तो सरकार ने AI के लिए खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है इंडिया AI। भारत सरकार का क्या कौन सा संस्थान है, इंडिया AI, प्रिपेयरिंग यू फॉर AI। इंडिया AI नाम से एक संगठन बनाया, इंडिया AI, ये जो दिख रहा है आपको। इसने हाल ही में रिसर्च करने के लिए, आगे जो प्रौद्योगिकियाँ हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे उनके साथ काम करने के लिए, समझने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ग्लोबल लेवल पे समझने के लिए एक कंपनी जो उसके साथ समझौता किया है। और किसके साथ किया है दोस्तों, मेटा के साथ। किसके साथ किया है, मेटा। आ रही कहानी समझ, मेटा के साथ। अभी मेटा कौन है आपको पता है, पता होगा क्या है, फेसबुक, व्हाट्सअप, बिल्कुल है ना। आपको पता है कुछ चीज़ें हैं जिनको आप खूब चलाते होंगे, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक तो आपको पता ही होगा, ये तो पेरेंट कंपनी थी पहले। इसके अलावा भैया फेसबुक कौन कौन चलाता है आप में से, लगभग सभी चलाते होंगे, कुछ लोग का आईडी दूसरे नाम से होंगे। ठीक है, व्हाट्सअप तो सभी चलाते हैं, है ना, व्हाट्सएप जो है ये भी सभी चलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंस्टा भी चलाते हैं, है ना। तो ये फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं, ये किसकी हैं भैया, फेसबुक की। किसकी थी, अब फेसबुक की किसकी थी ये सब चीज़ें, फेसबुक की स्थापना कब हुई भैया, प्रश्न आता है, कब हुई, 2004 में। कब हुई, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, कब हुई, 2004। और फेसबुक का जो CEO है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी आपको बताओ। जो को फाउंडर और CEO कौन है भैया, मार्क जकरबर्ग। कौन है भैया, मार्क जकरबर्ग। ये जो है ये इसका CEO और मतलब इसका इंटरनेट, फेसबुक इसी ने बनाई थी 2004 में। अब बाद में फेसबुक से व्हाट्सअप इसने ले लिया, इंस्टाग्राम इसने ले लिया, ये तीनों इसके पास। अब इसने इसका कंपनी जो थी, पेरेंट कंपनी जो थी, उस कंपनी का नाम चेंज कर दिया, क्योंकि अब इसके पास 3 चीज़ें हैं, फेसबुक भी इसका है ना, व्हाट्सअप भी इसका है और इंस्टाग्राम भी इसका है। तो इस कंपनी का इसने नाम चेंज करके कर दिया मेटा। क्या कर दिया भैया, हालांकि एक शब्द है जिसका पूरा शब्द है, पूरा का शब्द का नाम है मेटावर्स। क्या है, मेटावर्स। इस मेटावर्स का मतलब होता है आभासी दुनिया, इमेजनरी दुनिया। आगे कुछ कहानी समझे, उसका शॉर्ट फॉर्म इसने लिया मेटा। तो ये मेटा नाम कर दिया कंपनी का, याद रखिएगा। और वैसे कंपनी कौन सी है ये पहले से ही, अब इसका नाम क्या हो चुका है, मेटा। आगे ना कहाँ से, अब आप फेसबुक चलाएं तो उसकी सेटिंग वेटिंग में जाएंगे तो वहाँ मेटा ही लिखा होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो मेटा ये कंपनी है, याद रखिएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में बहुत डेंजर तरीके से काम कर रही है, AI के सेक्टर में काम कर रही है ना, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम कर रही है। इसके साथ समझौता किया है किसने, इंडिया AI का फुल फॉर्म क्या है, फेसबुक का पुराना नाम क्या है भैया, मेटा। इसका संस्थापक कौन है, मार्क जकरबर्ग। और कब स्थापना हुई थी मेटा की, या मेटा का पुराना नाम क्या है, फेसबुक। ठीक है, याद रखेगा इन सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते, AI का फुल फॉर्म क्या है मगर याद रखेगा, और हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं, पास्ट की कुछ बातें करते हैं कि भाई क्या कहानी है इसकी, इससे रिलेटेड कहानी ये है कि 1971 का जो युद्ध था, 1971 का युद्ध था, इसमें बुरी तरीके से पाकिस्तान हार चुका था। और भारत के देश ने
भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और एक नए देश के रूप में एक नए देश को बना दिया था, और वो देश था बांग्लादेश। कौन सा? जो पहले कभी पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, उसको ख़त्म कर दिया और क्या बना दिया? बांग्लादेश। मतलब जूते दे दिए, सूद दिया इन्हें लपक के। अब ये 1948 से बिठा रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से पागल कुत्ते की तरह बिठा रहे हैं। किसके ऊपर बिठा रहे हैं? आपको बताया, जम्मू कश्मीर। इनको जम्मू कश्मीर चाहिए किसी भी कीमत पे, है ना। हालांकि जो आटा है वो भले 180 रुपये है वहाँ किलो में, पर जम्मू कश्मीर चाहिए उनको। आ रही कहानी समझो। तो ये जो लोग हैं, ये हर बार प्रयास करते हैं भारतवर्ष में, मतलब किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना, घुसपैठ करना, है ना, टारगेट करना। 1948 में युद्ध हारे, 1965 में युद्ध हारे, 1971 में युद्ध हारे। फिर उसके बाद इन्होंने बोले कि नहीं शांति से समझौता करेंगे, शांति से बातचीत करेंगे, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को शांति के साथ समझौता हो। मगर पीछे से इन्होंने एक चाल चलना शुरू कर दिया। मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, कुछ एक चीज़ें याद रखिएगा। ये इस प्रकार का कुछ भैया हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया। अभी जम्मू कश्मीर में ये जो हिस्सा है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, जिसको क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं ये लोग? POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। अब यहाँ क्या कहानी है भैया? यहाँ आता है हमारा जम्मू कश्मीर, क्या आता है? और यहाँ आता है लद्दाख वाला एरिया। कौन सा आता है? लद्दाख वाला। इन लोगों ने प्लान बनाया कि कश्मीर से लद्दाख के लिए जो रास्ता है, इस रास्ते को अपन कैप्चर कर लेते, कनेक्टिविटी नहीं देते हैं, और कनेक्टिविटी ना देते हुए बीच में कब्जा कर लेते हैं। अब ये बीच में पड़ता है भैया एक सेक्टर, एक जिला जिसका नाम है कारगिल। क्या नाम है? बीच में। ये कश्मीर है हमारा, आपका जम्मू, क्या नाम है भैया इसका? जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये क्या है? जम्मू कश्मीर के अलावा ये क्या हो गया? लद्दाख। इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है रोड की। इनने कहा इसको तोड़ दो, और तोड़ के बीच में कब्जा कर लो। किसके ऊपर कब्जा कर लो? कारगिल के ऊपर। कारगिल के ऊपर कब्जा कर लो, ये इनका प्लान था। और इस प्लान के तहत इन्होंने घुसपैठ बढ़ा दी। मैं आपको बात बता रहा हूँ, मई 1999 की। कब की भैया? मई 1999। प्लान इनका पहले से होगा, मई 1999। 3 मई को सबसे पहले वहाँ पे जो चरवाहे थे, जो अपने जानवरों को चरा रहे थे, उनको खबर मिली कि आज बंदूकें ले लेकर कौन लोग घुस रहे हैं यहाँ। उन लोगों ने भारतीय सेना को सूचित कर दिया कश्मीर के। उन लोगों ने भारतीय सेना को सूचित कर दिया कि भैया ये जो बंदूकें ले लेके यहाँ पे लोग आ रहे हैं, पता नहीं क्या समस्या है। 3 मई को ये चीज़ हुई, और 5 मई को हमने कुछ जवानों को भेजा वहाँ पे सर्चिंग के लिए कि देखो कौन लोग है, क्या है क्या नहीं। भारतीय सेना ने पहुँचा, और दुर्भाग्य से उन 5 लोगों को इन सालों ने क्या करा? कब्जे में कर लिया, पकड़ लिया, और पकड़ के उनको बहुत हद तक प्रताड़ित किया, लपक के प्रताड़ित किया, खतरनाक। उनके कान काट दिए, उनके कई सारे अंग काट दिए, सिगरेटों से उनको चुबाया, मतलब जितना वो कर सकते थे उन्होंने उनको प्रताड़ित करा। और दुर्भाग्य से वो पाँचों जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए। ये जो घटना हुई, ये घटना सीधी से युद्ध की घोषणा थी। काय की घोषणा थी भैया? युद्ध की घोषणा थी। और युद्ध की घोषणा थी, और इसी के साथ भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने युद्ध की घोषणा भी कर दी। प्रधानमंत्री कौन थे भैया? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, अब इनको जूती पड़ेंगे अच्छा से, ये यही इस चीज़ में माने। हमारी जो अब यहाँ पे समस्या कुछ थी, डिफिकल्टीज कुछ थी कि ये जो जगह है ना, ये समुद्र सतह से अगर आप देखोगे तो लगभग याद रखेगा 18,000 ऊंचाई पे है, 18,000 फीट की ऊंचाई पे। कितने फीट की ऊंचाई पे है? 18,000 फीट की ऊंचाई पे ये युद्ध की बात चल रही है यहाँ। तो यहाँ लड़ना और टफ काम हो जाता है, क्योंकि क्या है कि पूरा क्षेत्र इस प्रकार का उबड़ खाबड़, इस प्रकार का क्षेत्र है, बर्फीला क्षेत्र है, चोटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं। जम्मू कश्मीर आपको पता है हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है पूरी की पूरी, उसी के छोटी छोटी से सीरीज़ है, श्रृंखलाएँ हैं, पर्वत हैं। तो उन चोटियों पे अब समस्या क्या थी? ये लोगों ने साले ने यहाँ कब्जा करा तो इस वाले एरिया में कारगिल है, द्रास है, और भी कुछ चोटियाँ, उन चोटियों के ऊपर ये चढ़ के बैठ गए, और उन चोटियों के ऊपर चढ़ के इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। अब बताओ, कोई व्यक्ति चोटी पे बैठा हुआ है ना, कोई हाइट पे बैठा हुआ है, वहाँ से उसके लिए बंदूक चलाना, बम फेंकना, गोला बारूद फेंकना, सब चीज़ आसान है। हम नीचे से हमें ऊपर जाना है, ये बहुत टफ काम हो जाता है। आरी गाने ये और ज़्यादा टफ काम हो जाता है। मगर क्या है कि आपको बताइए भैया कि भले टफ काम हो या कुछ भी, हमारी सेना के लिए कुछ भी टफ नहीं है ना। हमारी जो सेना थी, उस सेना ने जून में प्लान शुरू किया, ऊपर चढ़ाई का काम शुरू किया। हमारे पास एक जोरदार तोप थी, उसका नाम था बोफोर्स तोप। कौन सा भैया? बोफोर्स तोप। ये एक जोरदार तोप थी बोफोर्स। इसकी सबसे अच्छी बात है कि चोटियों जो ऊंचाई वाले स्थान होती हैं उन पर भी मार करने में क्षमता इसकी है। मारक क्षमता इतनी है कि ऊपर वाली स्थानों को भी मार सकती है। साथ में बोफोर्स, हमारे जवानों को तो मिल गई बोफोर्स तोप, और साथ साथ इनको मिल गया भैया हमारी वायुसेना जो है, एयरफोर्स जो है, इसका साथ। एयरफोर्स ने कहाँ से हमले शुरू कर दिए? हवाई हमले ऊपर से, और नीचे से किसने शुरू कर दिया? बोफोर्स तोप। आपने अगर कुछ लोगों का नाम सुना हो, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, अगर आपने एक नाम सुना हो, विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन पे एक मूवी बनी है शेरशाह,
सुना, देखिए मूवी है ना शेरशाह, बहुत शानदार मूवी है। वो जो विक्रम बत्रा थे वो इसी विजय के, कारगिल विजय के ही हीरो थे। किस विजय के हीरो थे दोस्तों? कारगिल विजय के हीरो थे, इसी समय के हीरो थे, इसको याद रखेगा। और सिर्फ वो नहीं थे, 500 से ज़्यादा जवान हमारे शहीद हुए हैं। मैं आपको और भी बहुत सारी रोचक कहानियाँ किससे बताऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो मई में ये चीज़ें शुरू हुई, इन्होंने प्लान किया, 3 मई से पहले ही कर चुके थे, 3 मई को। 5 मई को एक घटना हुई जिससे सीधा सा युद्ध हमारे खिलाफ छेड़ दिया गया था। प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इस समय पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी बात इसका नाम ये क्यों रखा, क्योंकि ये चलाया था एक ऑपरेशन। भैया बताइए, कारगिल विजय के संदर्भ में कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाया था? ऑपरेशन विजय। कौन सा चलाया था? इसलिए इसको कारगिल विजय कहा जाता है। आ गई ना कहानी समझ? तो ऑपरेशन विजय चला है। ऑपरेशन विजय चलाने के साथ साथ हमारी जो टीमें थी, हमारे जो जवान थे, 2 लाख करीब जवान सैनिक उतार दिए हमने इस युद्ध में, है ना, हर तरफ से, चाहे वायुसेना की बात हो चाहे थल सेना की बात हो, और सारे जवानों को लगा दिया इस साइड। जब लगाया तो हमारी छोटे छोटे से बटालियंस, टुकड़ियाँ जो थी, उनको दे दिया गया कि इधर तुम जाओ, इधर तुम जाओ, इधर तुम जाओ। समस्या बस एक थी, वो सब चोटियों पे थे, पहाड़ियों पे थे, और हमारे जवान नीचे की तरफ से। मैंने आपको बताया नीचे से ये लोग क्या लेके जा रहे थे? बोफोर्स तोप, और ऊपर से इनको उन चोटियों पे कौन हमला कर रहा था? हमारा एयरफोर्स की सेना हमला कर रही थी। और धीरे धीरे आगे बढ़े। एक सबसे जो मेन जो चोटी इसमें मानी जाती है, याद रखेगा, उसका नाम है टाइगर हिल। कौन सी चोटी है? टाइगर हिल। जिसने जीत ली इस एरिया में, ऐसा माना जाता है टाइगर हिल अगर किसी ने जीत ली तो वो इधर का राजा है इस साइड का, बहुत सबसे ऊंची चोटी। और जनरली आप जो ये वाला फोटो देखते हो, ये टाइगर हिल का ही फोटो है, जिसपे झंडा लहराया था हमारी सेना ने। आ रही कुछ कहानी सुन? ठीक है, ये वही वाला फोटो, इसको आप याद रखेगा, टाइगर हिल। तो यहाँ पे अगर बात करें कि हमारे सैनिकों ने जून में इन चोटियों को फतह करना शुरू किया। विक्रम बत्रा की बात करूँ तो चोटी नंबर 5140 नंबर की चोटी है, उनका टारगेट दिया गया था विक्रम बत्रा को। विक्रम बत्रा जब उस चोटी, मतलब सैनिकों को लेकर अपने पहुंचे, खतरनाक तरीके से धुआंधार फायरिंग करते हुए ऊपर पहुंचे, झंडा गाड़ दिया। वहाँ से सीधा सा पहली चोटी थी ये जिसको जीता गया था। और वहाँ से जब बात हुई, यहाँ पे हमारे कमांडरों से बात हुई थी, उनको कहा उन्होंने कि यह दिल मांगे मोर। या दिल मांगे मोर मतलब और दे दो टारगेट, निपटा देंगे इनको। एक और टारगेट दिया गया विक्रम बत्रा को, भैया ये वाली चोटी पे जाओ, वो वाली चोटी पे टारगेट दिया गया, इसको भी फतह करना है। विक्रम बत्रा की टीम उस चोटी को फतह करने के लिए आगे बढ़ी। जब फतह करने के लिए आगे बढ़ी तो वहाँ से फायरिंग हो रही थी। एक अच्छी बात यह है कि विक्रम बत्रा को इसलिए ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा मैं बोलूँ कि भाई उनके मूवी बनने का कारण ये था कि उनका ही जो एक नायक था, छोटी रैंक का पदाधिकारी था, उस पर गोलियाँ चल रही थी, वो घायल हो चुका था, ऐसा पड़ा हुआ था। ये एक बंकर में घुस गए थे, छुप गए थे आड़े तिरछे होकर, ऊपर से गोलियाँ चल रही थी। उस नायक को बचाने के लिए आए कि भैया, और उससे ये कहते हुए आगे बढ़े कि तेरे बाल बच्चे हैं अभी, तू इधर आ जा। और उसको पकड़ के ऐसे लेके आए, इतने में इनको गोली पड़ गई थी विक्रम बत्रा को, और ये घायल हो गए थे। आदि कुछ कान। तो अपने सैनिक, मतलब जवानों को, अपने जूनियर्स को बचाने के लिए अपने सैनिक, अपने सेना की ये स्थिति है मतलब। और फाइनली वो चोटी को भी हमने जीत लिया, विक्रम बत्रा जी उसमें शहीद हो गए, याद रखेगा, उन्हीं के ऊपर मूवी बनी गई। और ऐसे कई सारे किस्से हैं, कई सारे किस्से, बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे सैनिक हैं। मैंने आपको बताया 500 से ज़्यादा, सबकी कुछ ना कुछ कहानी दोस्तों, आप सर्च करोगे मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये हुई चोटी हुई। टाइगर हिल भी हमने जीत ली। टाइगर हिल के जीतने के साथ ही मैं बताऊँ, पाकिस्तान नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, अमेरिका और चीन से भीख मांग रहा था इस युद्ध में, भीख कि बचा लो, रोक दो युद्ध, रोक दो। अमेरिका और चीन कि मतलब आप भी पार्टिसिपेट करो, आप भी साथ दो। अमेरिका और चीन ने हाथ ऊंचे कर दिए कि तुम जानो और ये जाने, तो उन्हें पता है सुधाई चल रही है, आप आए कि नहीं कर रही सामने, ठीक है, सुधाई चल रही। तो ये था, इस युद्ध को हमने जीता, कारगिल विजय को। और फाइनली युद्ध जीतने की जो घोषणा हुई, कब हुई वो घोषणा हुई 26 जुलाई 1999। कब हुई भैया? 26 जुलाई 1999। 3 महीने तक, मतलब आप देखो 60 से 80 दिनों तक, 80 दिनों तक लगभग ये युद्ध चला, मई जून जुलाई। इस युद्ध में हमने कई सारी चोटियों को जम्मू कश्मीर फतह किया। इनका जो टारगेट था वो बीच का जो एरिया था, इसको कवर करना था, इस पर कब्जा करना था, जो कि इन्होंने पहले से कुछ एरिया पे तो कर ही रखा था। इस पे कब्जा करना था। आपने देखा है ये जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला खासकर जो रास्ता था, उसको कब्जा करना था। ऑपरेशन विजय हमने चलाया इस युद्ध में और हमने जीत हासिल की। उनकी तरफ से भी ऑपरेशन एक चल रहा था जिसका नाम था ऑपरेशन बद्र। क्या नाम था दोस्तों? ऑपरेशन बद्र, है ना, उनकी तरफ से जो ऑपरेशन वो चला रहे थे पाकिस्तान वाले, तो वो बद्र था। 26 जुलाई को जीत हासिल करी। इसी के सम्मान में हमने 26 जुलाई को कौन सी डेट घोषित कर दी? क्या बोल दिया भैया, क्या मनाएंगे हर साल? कारगिल विजय दिवस। कारगिल किस जगह पे है? कश्मीर में। और सतह से कितनी, समुद्री सतह से कितनी ऊंचाई पे युद्ध स्थल है ये? 18,000 फीट। मतलब नामुमकिन वाला युद्ध है जिसको भारत ने जीता। इसीलिए 65 से ज़्यादा, 71 से ज़्यादा कारगिल विजय को महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है। क्यों सम्मान दिया जाता है? कि एक तो शहीद बहुत जवान हुए हमारे, दूसरी बात ये कि असंभव जैसी चीज़ थी कि हाइट वाले दुश्मन को मारना, निपटना उससे, और वहाँ जाके झंडे गाड़ना, ये असंभव वाला काम होता है। इस काम को हमारी सेना ने इस समय पर करके बताया था। इसलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई। इसको याद रखेगा। तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसको याद रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, मैं अगर आपसे पूछूँ कि भैया इंडिया गेट कहाँ है,
कहाँ है भैया? दिल्ली में। कहाँ पे है? तो इंडिया गेट के पास अगर आपने देखा हो, इंडिया गेट जो है वहाँ पे सम्मान देने के लिए कारगिल विजय के शहीदों को, वहाँ पे इन सबके फोटोज लगे हुए। याद रखिएगा, शहीद स्मारक। शहीद स्मारक मतलब कारगिल में जो हमारे हीरोज जो शहीद हुए उन लोगों को सम्मान श्रद्धांजलि देने के लिए कहाँ पे उनको सम्मान दिया गया है? इंडिया गेट पे, जो कहाँ है? दिल्ली में। हर साल कारगिल विजय पे प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। आगे ना कहानी समझे दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेगा, ठीक है। और यहीं पर एक चोटी है पास में, मैंने अभी कारगिल बताई आपको, इसके पास में इस साइड एक चोटी जिसका नाम है द्रास। और मैंने शायद करंट में आपको पढ़ाया भी था पहले कि द्रास कश्मीर, द्रास में अभी जो हमारे राजनाथ सिंह जी मंत्री, रक्षा मंत्री, उन्होंने अभी वार मेमोरियल की स्थापना की। अगर आपको याद हो तो वार मेमोरियल कहाँ पे स्थापना की है? द्रास। उसमें उन सभी शहीदों को जो युद्ध में जितने भी सामान वगैरह यूज होते सबको रखा जाएगा। तो याद रखिएगा, पूरी कहानी है कारगिल विजय की। कब मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस? आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ बात करते हैं। याद रखिएगा, नेक्स्ट चीज़ है हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? देख ही पा रहे हैं आप इनको, है ना, जानते होंगे महाराज को, है ना। कौन है महाराज? ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना। मेरे को तो पसंद है यार, गजब की पर्सनालिटी है। आप लोग पसंद है कि नहीं है? नहीं है पसंद है यार, पसंद, जोरदार पर्सनालिटी मतलब। किसी को पसंद करो दिल जल जाता है, काले हो जाते हैं, है ना। चलिए, तो महाराज, है ना, याद रखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है भैया? ये वर्तमान में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री। कौन सा भैया? इस्पात मंत्री, कैबिनेट मंत्री के भारत सरकार के, नागरिक उड्डयन, सिविल एविएशन इसको हम बोलते हैं। याद रखिएगा भैया, सिविल एविएशन। और इस्पात का मतलब आपको पता है स्टील, है ना। मिनिस्टर हैं ये, सिविल एविएशन एंड स्टील मिनिस्टर है भारत सरकार के। याद रखिएगा, कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। मतलब भारत देश में उड़ानों से रिलेटेड, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड जो सारे काम होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंडर में होते हैं। याद रखिएगा, भारत सरकार। हाल ही में ये जो हेली समिट है 2023, ये 5th नंबर की हुई है। कौन से नंबर की हुई है? एक तो याद रखिएगा, कौन से नंबर की? 5th नंबर की समिट हुई है। और किस राज्य में हुई मैं आपको बता दूं, तो ये हुई है मध्य प्रदेश। क्या यहाँ हुई है भैया? इन भाई साहब को अगर पहचानते हैं, ये कौन है? VD शर्मा। कौन है ये? कौन है ये VD शर्मा? कौन है? नहीं, कोई संवैधानिक पद हो, प्रदेश अध्यक्ष तो ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष तो बनते रहते हैं, है ना। क्या है बताइए? सांसद है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और कहाँ के सांसद है भैया ये? खजुराहो। कहाँ के सांसद है? याद रखिएगा, खजुराहो के सांसद। कहाँ के सांसद है? खजुराहो, है ना, खजुराहो। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि महत्वपूर्ण है। खजुराहो के सांसद है। और खजुराहो किस जिले में आता है? छतरपुर में। कहाँ पे आता है? छतरपुर। याद रखिए, खजुराहो के सांसद मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, है ना। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश के खजुराहो में ये समिट हुई है। कौन सी समिट हुई भैया? हेली समिट 2023। कौन से नंबर की थी? टारगेट, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत में जो दूर दराज के एरिया हैं, वैसे एरिया जिन एरियो में भी अभी तक हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं नहीं हैं, उन क्षेत्रों तक भी हेलीकॉप्टर्स की सेवाएं उपलब्ध कराना, है ना। इसके अलावा अगर बात करें कि आप देख रहे होंगे उड़ान 5.2 यहाँ पे जारी की है, यह वही है उड़ान योजना, जिसका मतलब है उड़े देश का हर आम आदमी, आम नागरिक, ये इसका फुल फॉर्म होता है उड़ान का। इसके लिए ये जब से योजना चालू हुई है तब से हमारे जो छोटी छोटी सी मध्यम दूरी की जो फ्लाइट्स हैं वो चालू हो गई हैं, है ना। जो किराया है फ्लाइट्स का, जो छोटी छोटी डोमेस्टिक घरेलू फ्लाइट्स होती है उनका किराया बहुत कम हो गया है। आज आप देख रहे होंगे हर कोई यूँ गोवर्धन टाइप का आदमी भी यूँ करके और फोटो खींच के डाल देता है, उसके मुंह से बड़ा हेलीकॉप्टर दिखता है वहाँ पे। तो ये फोटो डालने का कारण जो है वो इसी वजह से हो पाया। कौन सी योजना चालू करी? क्योंकि सरकार ने उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेगा। तो अभी कौन से स्तर की शुरू हो रही है? उड़ान 5.2। एक तो ये याद रखेगा। इसके तहत और जो छोटे मोटे दूर दराज के एरिया हैं उनको भी इसमें कनेक्टिविटी दी जाएगी, याद रखेगा। ठीक है, तो ये शुरू हो गई है। हेली समिट कहाँ हुई है? खजुराहो में हुई है। खजुराहो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? खजुराहो के सांसद कौन है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या है? अभी नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री हैं, याद रखिएगा। तमाम डिटेल्स को याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि खजुराहो में खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए हैं? किस वंश ने बनवाया भैया? दूसरा प्रश्न आता है, चंदेल वंश ने जो खजुराहो के मंदिर बनवाए, कब से कब तक इनका निर्माण हुआ है? वेरी गुड। मतलब अगर सदी पूछ ले तो
ठीक है, दो ही टाइप के प्रश्न आते हैं, याद रखें। ठीक है, चलिए बताता हूँ कब से कब तक हुआ भाई वन निर्माण, बताता हूँ। 950 से 1050 तक, कब से कब तक हुआ भैया? आज से 1000 साल पहले लगभग 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक इनका निर्माण हुआ। अब यहाँ दो प्रकार की सदियाँ आती हैं, दो प्रकार की सेंचुरी आती हैं। दो प्रकार की सेंचुरी कौन कौन सी आती है? एक आती है ये वाली जो है, ये 10th सेंचुरी है। कौन सी दोस्तों? 10th। 901 से 1000 तक 10वीं सदी, और 1001 से लेके 1100 तक 11वीं सदी। कौन सी भैया? अब देखो ये इसलिए आते हैं प्रश्न क्योंकि यहाँ तो आपको 950 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे सदी कौन सी है? 10वीं। अब आपसे दो प्रश्न पूछ रहा हूँ, दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखे हुए हैं। पहला, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस सदी से किस सदी के बीच हुआ है? 10वीं से 11वीं सदी। और किस वर्ष से किस वर्ष के बीच हुआ है लगभग? तो वो 950 से 1050 के बीच। आ गई ना कहानी समझ? दोनों प्रश्न आएंगे, दोनों कर देना। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? है ना, आपको पता है भैया मध्य प्रदेश में, बता देता हूँ यहीं पे ना ताकि खत्म हो जाए मध्य प्रदेश का ये वाला टॉपिक। मध्य प्रदेश में आपको पता है कि भैया 3 विश्व विरासत स्थल है। कितने प्रकार के? 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कभी टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, हालांकि पुराने लोगों को पढ़ाया है मैंने, है ना। 3 प्रकार के मध्य प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला जो है ये कौन सा है? खजुराहो। कौन सा भैया? खजुराहो के जो मंदिर है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दिख रहा है दूर से? ये नहीं दिख रहा? ठीक, खजुराहो के मंदिर, ठीक है, ये बने हैं 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। कब बने हैं? 1900। दूसरे नंबर पे भैया क्या आपका? तो दूसरे नंबर पे आपका सांची। कौन सा है भैया? सांची जो है ये 1989 में ये भारत का विश्व विरासत स्थल बना है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का। इसके बाद में आती है भैया थर्ड नंबर पे भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं आपको पता है, भीमबेटका। और भीमबेटका की गुफाएं कब बनी? 2003 में, विश्व विरासत स्थल। मध्य प्रदेश से कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? 3। पहला कौन सा है? कब बना? दूसरा कौन सा है? कब बना? और भीमबेटका कब बना? 2003 में बना है, इनको भी याद रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों चीज हो गई, याद रखेगा। छतरपुर में खजुराहो ये हो गया। खजुराहो के सांसद कौन है वर्तमान में? वी.डी. शर्मा जी, ये खजुराहो के सांसद है, ये याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ठीक है, मेरी माटी मेरा देश, ठीक है। चलिए बिना देर करे बता देता हूँ। देखिए क्या है, ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसकी देन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय को इसका काम दिया गया है। क्या है इसमें? ये है कि 9 अगस्त से तो 15 अगस्त तक, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक, बहुत एक लंबा प्लान है। आपको पता है कि भारत जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव मतलब हमें कितने साल हो चुके हैं आज़ादी के? लगभग 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो 75 ईयर जब पिछले साल हमें कंप्लीट हुए हैं, तो तब से लेकर तो विविध प्रकार के गतिविधियां, काम, समारोह हमारे यहाँ पे अलग अलग जो विभाग है वो आयोजित कर रहे हैं। जिनमें से अगर बोलूँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत ये होगा कि भैया एक 2-3 चीज़ होंगी, 2-3-4 चीज़ होंगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि हर गाँव में, हर ग्राम में अमृत वाटिका लगाई जाएगी। और उस अमृत वाटिका के तहत तरफ से अमृत वाटिका में 75 टाइप के जो देसी जो पौधे होते हैं हमें उनका पौधारोपण किया जाएगा। तो देख लियो भैया अपने अपने गांव में करे कि नहीं करे, नहीं तो सरपंच और सचिव जो है आई के नहीं कहानी समझ में, लपेट लेना जाके। 9 अगस्त से प्लान चालू होगा, कहाँ तक? 15 अगस्त तक, है ना। 75 देसी पौधे की अमृत वाटिका बनाना है, ये लक्ष्य है। दूसरी चीज़, गाँव से मिट्टी पहुँचाई जाएगी ब्लॉक पे, और ब्लॉक से मिट्टी पहुँचाई जाएगी दिल्ली। कब? 15 अगस्त पे। कब पहुँचाई जाएगी भैया? तो देश के हर गाँव से जो है मिट्टी पहुँचाने का काम होगा थोड़ी सी, है ना, वहाँ पे। तीसरा ये कि गाँव में, इसमें ये भी टारगेट है, गाँव में किसी गाँव से अगर कोई जवान शहीद हुए हैं, है ना, किसी युद्ध में, किसी दुर्घटना में कोई जवान शहीद हुए तो उनको सम्मान देने के लिए उनके माल्यार्पण वगैरह, उनको फोटो वोटो वहाँ लगा जाएगा, पंचायत वगैरह में जो भी है, इस प्रकार का भी इसमें काम। अगर मान लीजिए वो जवान हैं, जितने भी जवान हैं उनका भी सम्मान किया जाएगा, शहीद हुए तो भी किया जाएगा। कोई शहीद हो गया तो उनके माँ बाप का सम्मान किया जाएगा, परिवार का सम्मान किया जाएगा। ये भी इस प्लान के तहत है। मतलब कुल मिला के ये है कि मेरी माटी मेरा देश, ये नाम से आपको लग रहा होगा, ये शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्री। आपको बताना भैया भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? किसी को बताओ तो अभी बता दो कौन है। और बाद में ना जब मैं कोई प्रश्न पूछूं तो ढूंढ ढांड के कमेंट में दे दिया करो आंसर, डांडो कहीं बिल्कुल, मगर वो नहीं करते बिल्कुल ही प्रयास, अपन ही ढूंढ ले कहीं का प्रश्न दिया। अभी कमेंट आना चाहिए सबका, कौन है ग्रामीण विकास मंत्री, ढूंढ ढांड के अलग अलग। बगल वाले से मत पूछ लीजिए, नहीं तो सब बगल वाला बता देगा अमरीश पुरी, उसके साथ बगल वाले के हिसाब से कभी नहीं चलना भैया। बगल वाले का हिसाब हमेशा खत्म होता है, अपना हिसाब बनाए चाहे कैसा भी हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ तो याद रखिएगा, प्रोग्राम चल रहा है। नेक्स्ट ये बढ़िया है, विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है?
कब मनाया जाता है यार ये दिवस, बताओ। तो सही करना है, कब मनाया जाता है? 26 जुलाई रट के बैठो, कारगिल दिवस, जबकि हर डेट महत्वपूर्ण है, वो तो है ही। मनाया जाता है भैया 28 जुलाई। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक बीमारी है, आपको पता होगा भैया। हुई है किसी को नहीं हुई? सही है ना? हेपेटाइटिस एक बीमारी है, काई से रिलेटेड है, पहले तो ये देख लीजिए। देखो होता क्या, हम बता रहे। पहली बात तो होती काई से, कुछ एक प्रश्नों पर जवाब। हेपेटाइटिस जो बीमारी है ये काई से होती है? तो ये होती है भैया एक वायरस से। सबसे पहली बात तो याद रखें, किससे होती है? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको खोजा था, उनका नाम है डॉक्टर ब्लमबर्ग, है ना, डॉक्टर ब्लमबर्ग करके एक नाम है, जिन्होंने वायरस की खोज की थी, हेपेटाइटिस बी। कौन से की थी भैया? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की खोज की थी, याद रखिएगा, वायरस की खोज की थी। अभी ये 5 प्रकार का है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, है ना, याद रखिएगा, खासकर बी इसमें प्रमुख है। तो हेपेटाइटिस बी नामक जो वायरस था, डॉक्टर ब्लमबर्ग ने खोजा था, और सिर्फ यहीं तक नहीं रुके थे। वायरस खोजने के बाद, उसके लक्षण पहचानने के बाद, हेपेटाइटिस के लक्षण पहचानने के बाद, वायरस खोजने के बाद इसका टीका भी इन्होंने बनाया था, वैक्सीन भी बनाया था। तो इन्होंने जोरदार काम किया। भैया इनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, याद रखिएगा, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। मगर यहीं तक बात नहीं है, बात यह कि इनके सम्मान में ये तारीख पे, इनके जन्म जयंती पे क्या दिवस शुरू किया गया? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे शुरू किया गया। और कब से शुरू किया गया? ये याद रखिएगा 2008 से। कब से शुरू किया गया है ये दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं थोड़ी सी हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस जो है ये आपके लीवर से रिलेटेड बीमारी है दोस्तों। काई से रिलेटेड बीमारी है? लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? यकृत। क्या बोलते हैं? यकृत। तो लीवर से रिलेटेड बीमारी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है? लीवर में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। बाद में यही इन्फेक्शन जो है बदलता है पीलिया में। फिर यही पीलिया अगर और बिगड़ जाए तो हो जाता है फिर लीवर सिरोसिस। क्या हो जाता है भैया? और अगर और बिगड़ जाए तो फिर हो जाता है लीवर का कैंसर। क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस रोक लो, पीलिया रुक जाएगा। पीलिया रोक लो, लीवर सिरोसिस रुक जाएगा। लीवर सिरोसिस रोक लो, कैंसर रुक जाएगा। कैंसर रोक लो, मृत्यु रुक जाएगी। आएगी नहीं कहानी समझ में? हेपेटाइटिस, लीवर की खराबी, दूषित पानी, गंदगी और इन तमाम चीज़ों से होता है भैया ये वायरस पनपता है। ये वायरस जो हेपेटाइटिस बी मतलब हेपेटाइटिस की बीमारी करता है, याद रखेगा। इस बार के इसकी जो थीम है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण थीम है। देखो लिखा है 1 लीवर 1 लाइफ, एक लीवर एक जीवन। इस बार की 2023 की थीम है। और ये दिवस की जो थीम होती है ना, परीक्षाओं में पूछी जाती है, याद रखेगा। पहली बात, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? ठीक, कब से मनाया जा रहा है? और हेपेटाइटिस जो बीमारी है वो कौन सा भाई बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, वायरस कौन पैदा करता है? वायरस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इस बार की थीम क्या है? 1 लीवर 1 लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? दिख भी रही है शायद भारतीय आपको यहाँ पे। तो सबसे पहली बात तो ये जो डेफ है ना, इस डेफ का मतलब डीफ भी बोलते हैं, डेफ, ठीक है, इसका मतलब होता है भैया बहरा। क्या होता है? जो सुन ना सके। इस चीज़ को आपको याद रखेगा, ठीक है, डेफ यानी कि बहरा। तो ये जो चैंपियनशिप है किनकी हो रही है? सिर्फ जो लोग आई कुछ कहानी सुना, ठीक है, बैडमिंटन चैंपियनशिप। और ये कहाँ हो रही है मैं आपको बताता हूँ। ये हो रही है ब्राज़ील में, हो चुकी है, मतलब कहाँ हो चुकी है? ये ब्राज़ील में हो चुकी है, याद रखें। अब एक और इंटरेस्टिंग बात याद रखेगा, इसमें कई सारे इवेंट हुए हैं इसमें, है ना, एक सिंगल वाला अलग, डबल वाला अलग, मिक्स वाला अलग, है ना, 2 महिलाओं वाला अलग, 2 पुरुष वाला अलग, ऐसे कई सारे इवेंट हैं। और उन इवेंट में भी आयु वर्ग अलग अलग होता है, भाई जूनियर का अलग, सीनियर का अलग, स्टेप्स। तो कई सारे रिकॉर्ड है इसमें। जैसे एक श्रेया नाम की है, श्रेया संगाल करके, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। मगर हम बात करें इन मोहतरमा की, ये कौन है? ये मोहतरमा है जिनका नाम है गौरांशी। क्या नाम है भैया? अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है भैया? हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि भोपाल के टीटी नगर में सीख रही है। कहाँ सीख रही है? अब बताओ। मध्य प्रदेश की ऐसी खिलाड़ी जो वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीत के आई है, क्या नाम है? गौरांशी नाम। आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन कहाँ हो रहा है? और सबसे इंटरेस्टिंग याद रखना कि वर्ल्ड और भी लोगों ने भारत के ने जीता है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाए कि इनने भी जीता उनने भी जीता। तो मैं बता दूँ टीम इवेंट में। कौन से इवेंट में? टीम, जहाँ इनके साथ और भी देश के जो प्रतिभागी थे वो साथ में एक साथ खेल रहे थे। टीम इवेंट मतलब टीम से खेलना, ठीक है। तो टीम इवेंट में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। और ये कहाँ की? हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल के, ठीक है, टीटी नगर स्टेडियम में सीखती है, दिखिए रहा। और ये फोटो इनका इस वाला नहीं है, दूसरे किसी को मैंने लिया है बस में ना। तुम सोचो कि ये वाला कौन सा चैंपियनशिप हो गई, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। तो गौरांशी कहाँ की है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत जोरदार प्रश्न है। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी? ठीक है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स,
इसके साथ एक पॉइंट और बताता हूँ आपको, इसके साथ साथ देखिए क्या है कहानी, बताता हूँ। ये कुछ पता चल रहा है किसी को? 16, 21, 25 और 30 नहीं पता चल रहा? चलिए बात करें, देखिए क्या हुआ। अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री तो आपको बताया कौन है भैया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। मतलब हवाई अड्डों से रिलेटेड काम होगा, एरोप्लेनों से रिलेटेड काम होगा, कौन आदमी आएगा? नाम किसका आएगा? सिंधिया जी का आएगा, याद रखना, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी, ठीक है, ठीक। पीएम मोदी जो है, इन्होंने अभी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। और इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, ग्रीनफील्ड ही है। मैं बताता हूँ क्या होता है ये। तो ये एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? सबसे पहले तो बात ये कहाँ किया है? तो ये किया है राजकोट। राजकोट किस राज्य में है? गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात। गुजरात के राजकोट। अभी प्रश्न आएगा, ये प्रश्न नहीं लिया इसमें, ये वाला नहीं लिया, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? राजकोट, गुजरात। आगे ना कहानी समझ, ठीक। अब इस उद्घाटन के दरमियान मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद भारत सरकार ने 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का टारगेट रखा है। कितने? अब ग्रीनफील्ड क्या होता है इसको भी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, बता। ग्रीनफील्ड का मतलब है कि शहर से दूर, ऐसी जगह जिस जगह पे किसी भी प्रकार का निर्माण ना हुआ हो, जो पूरी तरीके से अविकसित हो, ऐसी जगह जिस जगह पे हरियाली हो, जो दिख रही है आपको, पहाड़ी वाली क्षेत्र हो, जंगल टाइप का एरिया हो, उस एरिया पे इन हवाई अड्डों को स्थापित करना ये लक्ष्य है। क्या होगा इसके स्थापित करने से? तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुँचा है। ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ग्रीन ट्री और तमाम से आप दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें अपनी जगह पे है ही, पर साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग जो हमारे शहरों में मेट्रो सिटीज़, जो मेट्रोपॉलिटन जो शहर हैं, बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई और जो बड़े बड़े महानगर हैं, इंदौर, भोपाल, इन महानगरों में एयरपोर्ट पर जो भार पड़ा हुआ है, अतिरिक्त जो भार पड़ा हुआ है, उस भार को कम करने के अलग से उन शहरों से दूर 10 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर ये वाला एयरपोर्ट डेवलप करना है। आगे के नहीं खाने से, ताकि क्या हो जाएगा? ताकि हो जाएगा घरेलू जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं, छोटी छोटी जो फ्लाइट्स हैं, उनको यहाँ से दे देंगे। आई के नहीं कहानी समझ में, ठीक है, ताकि वहाँ जो भीड़ है, वहाँ जो लोड बढ़ रहा है उन एयरपोर्ट्स पे, वो कम हो जाए। आगे ना कहानी से। तो ग्रीनफील्ड का, और देखो जनरली क्या होता है, बड़े एयरपोर्ट क्या होते हैं, जो शहरों के अंदर बनते हैं, महानगरों के अंदर जो एयरपोर्ट बनते हैं, वो काय के द्वारा बनते हैं? वो बनते हैं तोड़ फोड़ के द्वारा। भाई मान लो ब्यावरा में अगर आपको एयरपोर्ट बनाना है, अंदर अगर बनाना है, तो कहीं ना कहीं की ज़मीन अधिग्रहित करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी, अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, है ना, कब्जे वाली जगह को छुड़ाना पड़ेगा, फिर जेसीबी चलानी पड़ेगी, वो ठीक है, और भी कहीं और कोई सब चीज़ें हैं, वो सब चलानी पड़ेगी। तो पहले तो मतलब बनाने से पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद निर्माण कार्य होगा। यहाँ क्या ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं बना हुआ, बल्ले पड़े हुए हैं। आई के नहीं खाने साथ बल्ले समझते हैं सब, उन बल्लों पे बना देना है बस। आई के नहीं खाने, तो उपयोग का उपयोग भी हो गया और आवाजाही भी बढ़ जाएगी उस एरिया की, उस क्षेत्र की। तो ये याद रखेगा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कितनों को मंजूरी दी है? 21 को दी है, याद रखेगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है और लास्ट है T20 इंटरनेशनल। विशाल देखो, विशाल एकदम से सीधा हो गया वापस। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? कोई नहीं बताएगा, विशाल ही बताएगा। देख हैं कौन बने हैं? साइजरुल एजाज इद्रिस, कई नाम है यार को, ये बने हैं। और कोई भैया? इन्हें तो फेंक दिया हाथ पैर। और क्या बताओ, इन्हें बता दिया कितने बड़े खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, प्रशंसक हैं। और किसी को पता है? बताओ तुम दो कि एक दूसरे के चिमटी कोट रही हो क्या? फिर कहीं बीच बीच में तुम्हें चुटकुले छूट रहे, दो ही हंस रही है अलग से। फिर ये पाँव तो नहीं रख रही है ऐसे करके, हैं? हो जाता है ऐसा, बीच बीच में चूल काटता ना, हो गया घंटा भर बैठे हुए तो चूल काटे तुमने। जरूरी नहीं ऐसा लड़के ही करते, हमारे छोरिया भी कर सके। क्या लग रहा है भैया बताओ? ये तो फोटो वाला ब्लर सा आ गया। चलिए ठीक है भैया, विशाल बिल्कुल सही है, साइजरुल एजाज इद्रिस ये भाई साहब। और आपको टीम का नाम तो दिख रहा होगा, क्या? मलेशिया। कौन सी टीम से? जनरली इसने, ये दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया भैया इतिहास में, T20 क्रिकेट के इतिहास में। कितने विकेट ले लिए इसने? 7। कितने होते हैं टोटल खिलाड़ी? 11। कितने खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट मैदान में? 11 खिलाड़ी होते हैं ना। 11 में से विकेट कितने के आते हैं? 10 के। कितने जाते हैं? 10 के जाते से खत्म। सही कह रहा हूँ ना? ठीक है, इसने कितने विकेट ले लिए? 7। ये पहला खिलाड़ी बना है जिसने 7 खिलाड़ी इंटरनेशनल, ये जो T20 इंटरनेशनल होता है इसमें 7 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। और किस देश का? ये मलेशिया का है, याद रखो। और ये नाम तो पता नहीं क्या, इद्रिस याद रख लेना, 10 काम चल जाएगा। क्या नाम है भैया? इद्रिस। ठीक है, समझा गया? ठीक है, तो ये भाई साहब बन गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया। तो ये था टॉप 10 करंट पिछले सप्ताह का। मेरे ख्याल से सबको मजा आया होगा, ध्यान दिया जाए।